हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइड मीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड के बारे में और आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि करंट टाइम में ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी कौन से स्टेप्स ले रही है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर इनके शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में ये 237 रुपए का था। फिर ये शेयर लगातार अप ट्रेंड में दिखा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 रुपए का ये हाई लगा चुका है। अगर रिसेंट में पिछले 6 महीने की बात करें तो इसने 50 डीएमए को तो कभी टच ही नहीं किया। 300 का लेवल क्रॉस किया तो ये लगातार अपना नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। तो ये 200 डीएमए से तो कभी टच ही नहीं किया, उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 50 डीएमए से भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब शेयर में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसीलिए मैंने भी इस कंपनी के चार्ट को देखने के बाद ये डिसाइड किया कि इस पे फर्दर स्टडी करूंगा। तो क्या मेरी फाइंडिंग्स रही, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो ये 6100 करोड़ रुपए की है और स्टॉक पी की बात करें तो 87 का दिख रहा है, जो कि थोड़ा सही दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो 17.2% का ठीक ठाक है। आरओई भी 14.1% का, ये भी ओके है। करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 500 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। इसकी हाई की बात करें तो रिसेंटली हाई लगाया है 523 रुपए का और इसके लो की बात करें तो 207 रुपए का 52 वीक लो रहा है। तो दोस्तों, अगर ज़ैगल के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन और प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये करंट टाइम में बिजनेसेस जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको ट्रैक करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनके मेन फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इन्होंने प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। ज़ैगल प्रीपेड का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल से पहले मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। कॉलेज के दिनों की बात है, जब हॉस्टल्स में कुछ इवेंट्स कराते थे तो जो भी खर्चे होते थे वो हमें पोस्ट ऑफिस में रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी कि किस चीज में कितना एग्जैक्ट खर्चा हुआ। तो जहां से भी हम पेमेंट करते थे वहां से रिसिप्ट लेते थे और ऑफिस में वो सबमिट करते थे ताकि हम जो भी खर्चे हैं उसकी रिपोर्टिंग किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता था कि जो भी हमारे पास इनवाइस मिल रही है उसको संभाल करके रखना पड़ता था। कई दफा ऐसा भी होता है जब कोई दुकानदार जहाँ पे इनवाइस नहीं मिलती है तो उनसे हमें रिक्वेस्ट करके इनवाइस मांगनी पड़ती थी। इसी तरह से कॉलेज में भी हमारे पास कई प्रोजेक्ट थे जिसमें मैंने काम किया, तो वहाँ पे भी अकाउंटिंग के लिए हमें जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वाउचर या फिर बिल, रिसिप्ट, ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी। तो आए दिनों दोस्तों, अगर कोई कंपनी में एज ए एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो भी अगर कंपनी के बिहाफ पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आपको अगर अलाउंस मिल रहे हैं तो ये सारी चीजों का आपको हिसाब देना पड़ता है कंपनी में, और ये मैनुअल प्रोसेस काफी हेक्टिक हो जाता है। तो इसीलिए ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए। जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को प्रीपेड कार्ड ऑफर करते हैं। जो भी आपको कंपनी से रिलेटेड खर्चा करना हो इस प्रीपेड कार्ड से करिए, ताकि आपका जो भी खर्चा हो वो हमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो जाएगी, मैनुअल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है सारे बिजनेसेस के लिए। तो यहाँ पे ज़ैगल प्रीपेड जो कि इस तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो मुझे लगता है ज़ैगल प्रीपेड एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम को लेकर के मार्केट में आया है। इसी वजह से हम अभी देखेंगे कि इन्होंने पास्ट में क्या बिजनेस किया, अभी तक की जर्नी कैसी रही और फ्यूचर में किस साइड में ये पोटेंशियल देख रहे हैं। बिजनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके फाइनेंशियल्स पे एक नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर सितंबर 2024 में 303 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। पिछली साल ये रेवेन्यू 184 करोड़ रुपए का था। यहाँ पे ह्यूज जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 की बात करें, यहाँ पे 252 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी 19 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। पिछली साल ये प्रॉफिट सिर्फ 8 करोड़ रुपए का था। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि 9% का पिछले 2 क्वार्टर से मेंटेन है। हालांकि ये 3 से 4 क्वार्टर पहले 10% तक का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। अगर इंटरेस्ट का लेवल की बात करें तो ये 2 करोड़ रुपए का कांस्टेंट है। डिप्रिसिएशन भी काफी नेग्लिजिबल सा 2 करोड़ रुपए का दिख रहा है। अदर इनकम भी कांस्टेंट सी बनी हुई है जो कि 4-5 करोड़ रुपए की दिख रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी स्टेबल दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे मार्च 2020 के फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं कि 68 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। फिर 2021 में 240 करोड़ रुपए का, 2022 में 371 करोड़ का, 2023 में 553 करोड़ रुपए का, 24 में 776 और अभी टीटीएम बेसिस पे 1028 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो पिछले 6-7 सालों में देख सकते हैं कि ह्यूज जंप देखने को मिला है। डायरेक्ट 68 करोड़ रुपए से बढ़ करके ये 1000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू वाली कंपनी बन रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक इतना इनोवेटिव सॉल्यूशन
सॉल्यूशन लेकर के आए इंडियन मार्केट में, उस वजह से ये वाइडली एक्सेप्ट हुआ और उसी वजह से ये कंपनी काफी प्रॉफिटेबल भी बन गई है और शुरू से ही प्रॉफिटेबल रही है। यहाँ पे 2020 में ही इन्होंने 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। अगर 2021 की बात करें तो 19 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2022 की बात करें 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। 23 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन 24 में दोबारा से बाउंस बैक किया और अभी टीटीएम बेसिस पे 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 के फाइनेंशियल ईयर में जितना इनका रेवेन्यू था, आज उतने प्रॉफिट पे ये बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छी ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर इनके बैलेंस शीट पे नजर डालें तो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 600-625 करोड़ रुपए का है। अगर इसमें बोरिंग के लेवल की बात करें तो 66 करोड़ रुपए की है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल का ऑलमोस्ट 10% इनके पास बोरिंग में है। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट 113 करोड़ रुपए की है। हालांकि पिछले 6 महीने में काफी ह्यूज जंप देखने को मिला है, जहाँ पे ये फिक्स्ड एसेट डायरेक्ट 23 करोड़ से बढ़ करके 123 करोड़ रुपए की हो गई है। अगर अदर एसेट्स पे एक नजर डाले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल जो 175 करोड़ रुपए का था, वो बढ़ करके 201 करोड़ रुपए का जंप तो हुआ है, बट उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि बिजनेस में भी ग्रोथ हो रही है, तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 279 करोड़ रुपए का था, यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 183 करोड़ रुपए ये बिजनेस में कैश होल्ड कर रहे हैं, जो कि काफी हेल्दी कैश पोजीशन है। यहाँ पे अगर अदर एसेट्स की बात करें तो ये भी 184 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों अगर कैश फ्लोज पे एक नजर डालें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि अभी माइनस में चल रहा है। FY23 में भी 16 करोड़ रुपए का माइनस था, अभी FY24 में भी 83 करोड़ रुपए का माइनस में इन्होंने ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिपोर्ट किया। अगर साथ ही साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो FY23 में इन्होंने 18 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और FY24 में 332 करोड़ रुपए का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आखिर कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, इसको देखने के लिए हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये प्लस आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इन्होंने मेजरली फिक्स्ड एसेट परचेस किए 46 करोड़ रुपए की। इसके अलावा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 293 करोड़ रुपए का कुछ एक्विजिशन करने के लिए। तो दोस्तों अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये भी 400 करोड़ रुपए का दिख रहा है। इसका मतलब है 400 करोड़ रुपए का इन्होंने फाइनेंसिंग से पैसा उठाया हुआ है और इसको ब्रेक डाउन करने पे पता लगा कि इन्होंने शेयर्स बेच करके यानी आईपीओ के दौरान 487 करोड़ रुपए रेस किए थे और बोरोइंग का रिपेमेंट किया है 100 करोड़ रुपए का। इसके अलावा इन्होंने 50 करोड़ रुपए लोन भी उठाए और साथ ही साथ इन्होंने 12 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी पे किया है। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज की बात करें तो डेब्टर डेज देख सकते हैं कि 68 दिनों का हुआ करता था, अभी 82 डेज का दिख रहा है। क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री में है तो इनका इन्वेंट्री डेज और डेज पेबल दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते जो कि इनको प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करें, तो इस वजह से डेज पेबल भी इनका नहीं दिख रहा। इसके अलावा अगर आरओसी की बात करें तो ये 33% का था, यहाँ पे कमी देखने को मिली है। ये 17% का अभी मेंटेन किए हुए हैं। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम कांस्टेंट सी बनी हुई है, जो है 43% की। एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 6.14% की स्टेक है। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें 10.69% की होल्डिंग डीआईएस के पास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 39.27% है। तो यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि 5% से बढ़कर के 10% की हो गई है। इसी वजह से पब्लिक की होल्डिंग जो 44% थी वो घट करके 39% रह गई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 67,000 से बढ़ करके 75,000 हो गए हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड का बिजनेस मॉडल समझा और यहाँ पे हमने देखा कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका शेयर ऑलरेडी इस साल मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है और अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ इस क्वार्टर देखने को मिली। अगर ओवरऑल पिछले 6 सालों की ग्रोथ की बात करें तो ये कंपनी ऑलरेडी मल्टीफोल्ड ग्रोथ रजिस्टर कर चुकी है, जहाँ पे कंपनी 40 से 50% से ग्रो कर रही है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो काफी हेल्दी है। कैश फ्लो की बात करें तो हालांकि निगेटिव दिख रहा है, जो कि एक थोड़ा कंसर्न हो जाता है। रेशियोज की बात करें तो ये भी काफी हेल्दी लेवल पे मेंटेन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा कि डीआईएस की होल्डिंग रिसेंट में बढ़ी हुई है, जो कि पॉजिटिव सिग्नल है। तो दोस्तों अब आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि करंट टाइमिंग के बिजनेस कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट फ्यूचर को लेकर के क्या गाइडेंस दे रही है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के मौके कब मिल सकते हैं। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों इनके कुछ की अचीवमेंट्स रहे इस क्वार्टर में। इन्होंने कुछ नए क्लाइंट्स अक्वायर किए हैं, तो उसको डिस्कस कर लें। तो रिसेंटली इन्होंने इंडस्ट्री लीडर्स ब्रांड्स को अक्वायर किया, जहाँ पे HDFC, इर्गो, इसके अलावा
अलावा बड़ौदा पीएनबी परिबाज असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके साथ ब्लू स्टार जैसी कंपनी को इन्होंने क्लाइंट बनाया है, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है कि इस तरह के इंडस्ट्री लीडर के कस्टमर्स बन रहे हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने काफी इंफेसाइज किया कि ये क्रॉस सेलिंग पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्रॉस सेलिंग पे काफी इंफेसाइज किया और उन्होंने बताया कि ये जो क्लाइंट का इकोसिस्टम है उसमें डीप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ताकि हर तरह के छोटे मोटे एक्सपेंडिचर जो एक बिजनेस में होते हैं वो सभी चीजों को इंटीग्रेट करके कस्टमर्स को ऑफर किया जा सके। तो ये एग्जिस्टिंग कस्टमर में ही क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और नए प्रोडक्ट बिल्डअप कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने फर्दर कमेंट्री करते हुए बताया कि इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की बात करें तो QSR इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इनको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यही इन्होंने एम्फसाइज किया कि अभी करंट टाइम में जैसा कि इन्होंने प्रीपेड प्रोडक्ट जो लॉन्च किया उससे स्विच होकर के ये प्लेटफॉर्म कंपनी बन रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि क्विक सर्विस रेस्तरां इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो एक सर्वे की केस स्टडी भी प्रेजेंट की। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इनके मल्टीपल स्टोर्स में क्या स्पेंडिंग हो रही है उसका रिकंसिलेशन में इशू होता है। तो इन्होंने जोयर पिट्टी कैश सॉल्यूशन इनेबल किया, जहाँ पे QR पेमेंट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे कैश पेमेंट को ये रिड्यूस कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी आउटलेट हैं वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप हो रही है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि रेगुलर रिपोर्ट इनको मिल रही है जो भी स्टोर्स में कलेक्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसीलिए ये ओवरऑल इंडस्ट्री में जो कि इन्होंने सबवे के साथ एक केस स्टडी बिल्डअप कर ली है, तो ये QSR इंडस्ट्री में दूसरे क्लाइंट्स को भी ये सेम प्रोडक्ट ऑफर करेंगे एक सबवे की केस स्टडी के साथ। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में और भी ज्यादा QSR इंडस्ट्री में इनको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इनका सबसे मेजर बिजनेस है स्पेंड मैनेजमेंट में। इसकी क्या मार्केट इस साइड से, चलिए उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर इनकी मार्केट ग्रोथ की बात करें तो ग्लोबली 10.2% की ग्रोथ है एनुअली। अगर इसकी इंडियन मार्केट में ग्रोथ की बात करें तो 15.5% की CAGR ग्रोथ देखने को मिल रही है इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे स्पेंड मैनेजमेंट का सॉल्यूशन ग्लोबली तो काफी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, बट इंडिया में ज़ैगल प्रीपेड ने एक और बात रखी कि इंडिया में जो कि कास्ट स्ट्रक्चर काफी कम होता है तो ये ग्लोबली जा सकते हैं और US में काफी पोटेंशियल देख रहे हैं कि ये फ्यूचर में US में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में काफी ज्यादा जरूरत है एक एक्सपेंड ट्रैकिंग की, क्योंकि QSR इंडस्ट्री में एक कंपनी के पास सैकड़ों स्टोर्स होते हैं, किस स्टोर का कितना खर्चा है, कितना पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है, साथ ही साथ हर आउटलेट पे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे कि बिजली का पेमेंट करना और वहाँ पे दूसरे और छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो इन सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की इंडस्ट्री में जरूरत है। साथ ही साथ इफिशिएंसी बिल्डअप करना जरूरी है, कंप्लायंस है उसको फुलफिल करना है ताकि डिसीजन मेकिंग बेटर हो सके और ओवरऑल एक किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। तो इस वजह से ये सारी अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं और सबका एक दूसरे में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ताकि जो भी ये कस्टमर ऑनबोर्ड करें हर तरीके से स्पेंड मैनेजमेंट का किसी भी कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट है ये सारी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे ज़ैगल की पोजीशनिंग की बात करें तो यहाँ पे इनोवेटिव और साथ ही साथ रिलेवेंट प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं, इसके पास यूज केसेस हैं और ये इंडस्ट्री लीडर बन रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने मल्टीपल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए हैं और कई इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। क्या एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्कस कर लें। तो इन्होंने टैक्स स्पैनर का एक्विजिशन किया है, तो यहाँ पे टैक्स की जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है स्पेंड मैनेजमेंट में इसमें ऐड करेंगे। तो जैसे एक कंपनी है वो कुछ खर्चा करती है तो उस कंपनी को अगर TDS क्लेम करना है तो ये काफी बड़ा मैनुअल प्रोसेस करें तो काफी बड़ा इशू हो जाता है। तो यहाँ पे टैक्स स्पैनर इनको TDS जैसी टैक्स सर्विसेज में हेल्प करेगा। तो इनके क्लाइंट को TDS फाइल करना हो, जो भी खर्चे हो रहे हो उस सारी चीजों को, तो ये टैक्स स्पैनर की हेल्प से अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा मोबाइल वेयर टेक्नोलॉजीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काम कर रही है। यहाँ पे NPCI के साथ भी इनकी कोलैबोरेशन है ताकि QR बेस्ड पेमेंट, UPI बेस्ड पेमेंट को इनेबल किया जा सके। तो दोस्तों इसके अलावा इन्होंने अपनी ग्रोथ को देखते हुए 950 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया है ताकि ये जो भी ऑर्गेनिक ग्रोथ है इसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देख रहे हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे काम करने वाले हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो बोर्ड ने शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए प्रपोजल रखा है और ये अगर प्रपोजल अप्रूव हो जाता है जिसकी 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी, यानी आने वाले 1 साल के दौरान कभी भी ये फंड रेज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों 950 करोड़ रुपए कई चीजों में मैनेजमेंट ने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाया कि ये कहाँ पे एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि अमाउंट काफी बड़ा है, 1000 करोड़ का मतलब ये कहीं ना कहीं 15 से 20% तक की इक्विटी अपनी डाइल्यूट करेंगे और इतनी बड़ी अगर इक्विटी डाइल्यूट करने का प्लान है तो एटलीस्ट मैनेजमेंट को कोई एग्जैक्ट रीजन देना चाहिए था कि हम ये रीजन देख रहे हैं और उस वजह
वजह से फंड रेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफी इन्वेस्टर्स को और रिसर्च एनालिस्ट जो हमारे साथ कॉन कॉल में थे उनके मन में भी यही सवाल था कि यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सा और स्पेसिफिक होती तो कुछ अच्छा रिस्पांस इन्वेस्टर कम्युनिटी की तरफ से मिलता। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रीजन मैनेजमेंट दे नहीं पाई कि किस वजह से ये फंड रेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों ज़ैगल प्रीपेड पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस देख रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पर्सनल डिस्कशन भी करना हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस दिया कि 50 से 55% की टॉप लाइन ग्रोथ FY25 में हो सकती है। इसके अलावा विद इन 2 ईयर्स FY24 का जो भी रेवेन्यू है इसको 2 साल में डबल करने का प्लान ये लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों FY24 की अगर रेवेन्यू की बात करें तो 776 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, इसको ये FY26 तक 1500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का प्लान कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 50 से 55% की ग्रोथ FY25 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो करीब करीब 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू FY25 के एंड तक दिख सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पास्ट में जो भी ग्रोथ हुई है उसी का ग्रोथ को मेंटेन करने का इनका पूरा प्लान है। तो दोस्तों अगर इनके मार्जिन की बात करें तो इन्होंने बताया कि जो भी करंट टाइम में मार्जिन है उसको मेंटेन करेंगे, साथ ही साथ जैसे ही इनकी ग्रोथ होती है इसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो ये काफी पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पे जो भी मार्जिन है ओवर टाइम बढ़ता हुआ दिख सकता है, जहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव करेगी। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इनके क्या फ्यूचर पोटेंशियल हो सकते हैं इसको डिस्कस कर लें। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जोयर जो कि पेटी कैश अकाउंट पेबल प्लेटफॉर्म है, ये पेटी क्या है दोस्तों इसको मैं पहले समझा दूं। अकाउंटिंग की टर्म में बिजनेसेस में छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं इनको पेटी कैश में अकाउंट किया जाता है। तो एक तो किसी भी बिजनेस में लेट्स से कोई आप रिटेलर हो तो आपके शॉप में बिजली का बिल है, रेंट है, इसके अलावा नाश्ता पानी का खर्चा है, ये सारे जो खर्चे होते हैं ये पेटी कैश की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस हो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी काफी जरूरी हो जाती है, खर्चा छोटा हो या बड़ा हो, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी में सारे खर्चों को रिकॉर्ड करना काफी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जोयर अकाउंट्स पेबल प्लेटफॉर्म जो कि पेटी कैश एक्सपेंस मैनेजमेंट में काम करता है, तो ये हर तरह के इस तरह के खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि एक बिजनेस की मल्टीपल लोकेशन है तो यहाँ पे जो भी लोकेशन पे जितने भी खर्चे हों वो सारे को रिकॉर्ड करेगा। टाइमली पेमेंट पे भी इन्होंने काफी एम्फसाइज किया कि लेट्स से कोई रिटेलर है और उसके एक आउटलेट की इलेक्ट्रिसिटी बिल आई है, तो अगर उसको हेड ऑफिस भेजेंगे तो उसमें काफी टाइम लगता है और लेट हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पे पेनाल्टी भी लगती है और प्री पेमेंट करने पर आपको कुछ कैश रिवॉर्ड भी मिलते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं अगर अपने घर की बिजली की बिल बात करूं, महीने में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कट ऑफ डेट होती है उससे पहले अगर आप पेमेंट करते हो तो कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। क्योंकि मैं हमेशा प्री पेमेंट करता हूं तो वहां पे मुझे 2 रुपए 4 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। क्योंकि मैं हमेशा प्री पेमेंट करता हूं तो वहां पे कुछ ना कुछ मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो दिया हुआ था उससे कम ही पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर लेट पेमेंट करते हो तो काफी हेवी पेनाल्टी भी देने को पड़ता है। इस वजह से ये रिटेलर्स के जो भी बिल होते हैं टाइमली पेमेंट पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका रिकंसिलेशन का भी ये काम देखते हैं, जो कि इनका प्लेटफॉर्म में अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि जैसे कि पेमेंट में डिले होता है उसको भी टाइमली पेमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं ताकि अर्ली पेमेंट का बेनिफिट मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों हर यूपीआई ऐप, चाहे आपका क्रेड हो या फिर वो आपका पेटीएम हो, आपके बैंकिंग का ऐप, हर जगह भारत बिल पेमेंट सिस्टम इनेबल होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने खुद के प्लेटफॉर्म में ताकि बिल का पेमेंट डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सके। तो ये इनका जोयर नाम का प्लेटफॉर्म जो है ये अभी बिल्डअप कर रहे हैं। हालांकि इनके सब्वे के साथ केस स्टडी और मल्टीपल क्लाइंट्स को भी ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया। तो फ्यूचर में काफी पोटेंशियल इस प्रोडक्ट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए इन्होंने जिप प्रोडक्ट यानी ज़ैगल इंटरनेशनल पेमेंट्स ये भी लॉन्च किया। यहाँ पे फॉरेक्स एक्सचेंज और रेमिटेंस सर्विस पे ये काम कर रहे हैं। क्योंकि काफी बिजनेसेस में ओवरसीज ट्रैवल हो रहा है तो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कैटर करने के लिए प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा ये मल्टीपल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि एनबीएफसी और लेंडर के साथ पार्टनरशिप है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पेटी कैश के रिकंसिलेशन के लिए, साथ ही साथ यूटिलिटी बिल मैनेजमेंट करने का जो इशू था इसको सॉल्व करने के लिए एनबीएफसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं जहाँ पे ये पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो इन्होंने जो फंड रेज करने का प्लान बताया उसमें ये भी बताया कि ये किसी एनबीएफसी को एक्वायर कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टर का कंसर्न ये था कि अगर आप किसी एनबीएफसी को एक्वायर करते हैं तो एनबीएफसी कहीं ना कहीं एक लेंडिंग का बिजनेस करती
जाती है तो वहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे बिजनेस में रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बिजनेस नहीं रह जाते, कहीं ना कहीं आप एक लैंडिंग बिजनेस में आ जाते हो और लैंडिंग बिजनेस पे अलग पूरी कंप्लायंस हो जाती है और यहाँ पे आरबीआई की भी रेगुलेशंस फिर आ जाती हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस में रिस्क बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को काफी कंसर्न ना था कि आप इतना बड़ा अमाउंट रेज कर रहे हो, फिर कहीं ना कहीं बिजनेस में एक एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो। तो अगर आप सिर्फ प्लेटफॉर्म पे बिजनेस पे फोकस करो तो जो कि काफी अच्छा होगा। और एक एनबीएफसी अगर आप बिल्डअप कर रहे हो तो आपकी एक्सपर्टीज तो प्लेटफॉर्म बिल्डअप करने के लिए है, तो आप उसी में क्यों नहीं एक्सेल करते। तो इन्होंने बताया कि एनबीएफसी चूंकि हमारा प्रीपेड का प्रोडक्ट है, उसमें अगर हम एनबीएफसी को अक्वायर कर लेते हैं, ओवरऑल ये पेमेंट सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनबीएफसी का लाइसेंस अगर इनके पास हो जाएगा या कोई एनबीएफसी को एक पार्टनर बना लेते हैं, एक कंपनी अक्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये खुद लैंडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका रेमिटेंस का काम है वो भी अपने ही थ्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी शेयर जो होगा वो बचेगा। पर्सनली बात करें तो मेरा मानना भी यही है कि एक जो पर्टिकुलर कंपनी अगर प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर रही है तो प्लेटफॉर्म बिल्डअप पे काम करे और इनको एनबीएफसी अक्वायर नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं बात करूँ तो एक कंपनी के बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया था, तो इस कंपनी का नाम है नेटवर्क पीपल सर्विसेज लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस भी देख सकते हैं कि 20-22 रुपए का हुआ करता था आज से 2 से 3 साल पहले, आज 3000 रुपए का ट्रेड कर रहा है। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ही बिल्डअप किया और उसी पे फोकस किया और आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो जैगल प्रीपेड को भी चाहिए कि अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाए, उसी में ग्रोथ करें। तो दोस्तों अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो यहाँ पे जैगल एक मल्टीपल स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बिजनेस सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि जोया नाम का प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया और साथ ही साथ इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस को मैनेज करने के लिए भी जिप नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन, अभी तक हमने देखा कि जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। ये शेयर प्राइस भी अपने 52 वीक हाई पे टच कर रहा है। तो इनके बिजनेस की ग्रोथ की बात करें तो 40 से 50% की ग्रोथ इन्होंने पास्ट में रिपोर्ट की है और आने वाले 1 से 2 साल तक इसी ग्रोथ से इनका ग्रो करने का प्लान है। अगर बात करें कंपनी की तो यहाँ पे मैनेजमेंट मल्टीपल स्टेप्स ले रही है, मल्टीपल कंपनीज को एक्वायर किए हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो हर तरीके से ये अपने पेमेंट का जो प्रीपेड सॉल्यूशन है इसको एक तरीके से प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो बड़ा कंसर्न था 950 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके बारे में कोई कंक्रीट कमेंट्री नहीं की। इसके अलावा स्टॉक पी की बात करें तो 87 का कहीं से भी कम नहीं है, ये काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड कर रहा है क्योंकि बिजनेस में उतनी ज्यादा ग्रोथ है। ग्रोथ के हिसाब से तो ये शेयर प्राइस जस्टिफाइड दिख रहा है। तो इस शेयर को अगर 2 से 3 साल तक होल्ड करने का प्लान है तो इस शेयर में अच्छा पैसा बन सकता है। जहां तक पर्सनल रिकमेंडेशन का सवाल है तो मेरे पास करंट टाइम में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, देख रहा हूँ कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जाए। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है बट पोर्टफोलियो में लाना चाहिए या नहीं इसके बारे में मैं अभी सोच विचार कर रहा हूँ। अगर कोई शेयर में एग्जिट करता हूँ तो जैगल प्रीपेड को पोर्टफोलियो में ऐड करने का कंसीडर कर सकता हूँ। तो दोस्तों जैगल प्रीपेड में आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है इसको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।